नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। आप सभी को पता होगा कि हमारे चारों तरफ वायु होती है। अब वायु हमें दिखती तो नहीं है, परंतु हमें महसूस तो होती है ना। अगर तेज चल रही हो तो कपड़े उड़ते हैं, बाल उड़ते हैं, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती हुई वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? फिरकी जैसे ये आपको दिख रही है, क्या हमने तो बचपन में इससे बहुत खेला है। क्या आपने ऐसे इनसे खेला है? जब आप इन्हें लेके बहुत तेज भागते हैं तो ये घूमती है। क्रियाकलाप 1। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 15.3। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। 15.1। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? एक खाली बोतल से हमने ये प्रयोग करा है, ठीक है ना। तो अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। देखो, यदि आप बोतल को ऐसे सीधा डालेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि बोतल के अंदर कुछ नहीं है परंतु वायु है। जब हमने बोतल को थोड़ा तिरछा करा तो ये ऐसे बबल के रूप में वायु निकल रही है और पानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। क्या पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से
कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। ये पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? 15.2 वायु किससे बनी है? ठीक है ना। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3। अब जैसे ये है 15.6 में दिखाया गया है कि हमने जहाँ पर 2 कैंडलें जलाई, ठीक है, ये हमारी 2 कैंडल है और कांच का गिलास लिया। हमने कांच के गिलास का यूज़ क्यों करा? क्योंकि हमें अंदर दिख सके, क्योंकि पारदर्शी होता है। इससे हम एक मोमबत्ती को गिलास से ढक देंगे, तो ये ढक देंगे धीरे धीरे, जब तक मतलब उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है तब तक तो वह मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। परंतु ये वाली मोमबत्ती जो हमने किसी से नहीं रखी, ये जब तक जलेगी जब तक ये पूरी खत्म नहीं हो जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में ऑक्सीजन होती है और उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 3। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण है? हो सकता है, विचार करें। देखिए, जब तक जलती है जब तक कि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर जो मोमबत्ती जलती जा रही है कंटिन्यू, जिसे हमने गिलास से नहीं ढका, वो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारी वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और जिस मोमबत्ती को हमने गिलास से ढक दिया उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसलिए वह थोड़े टाइम बाद बुझ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ और अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें
तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। आगे का पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।